हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ कैन वी सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है बच्चों, आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगी और एक दोनों मेथड सिखाऊंगी, कॉर्नर पॉइंट भी और आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड भी। तो चलिए आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम z इक्वल टू दिस वन सब्जेक्टेड टू दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है बेटा, तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है ना तो पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट पे आ जाइए। ये जो भी मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है ना इसको नीचे उतार दो। ठीक है, और इसके साथ ना इक्वालिटी साइन ले लो। ठीक है, इक्वालिटी साइन ले लिया हमने इसके साथ। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो जैसे ग्राफ बनाते हैं इक्वेशन। ठीक है, x1 को 0 डाला तो x2 आ गया ये, x2 को 0 डाला तो x1 आ गया 10। ठीक, सेकेंड वाली इक्वेशन उतार लो। आपका सेकेंड कंस्टेंट x1 प्लस x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको भी इक्वालिटी साइन के साथ ले लो पहले। तो मेरा क्या आ गया, x1 0 x2 1, x2 0 x1 1 आ गया। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। देखो मेरा पहला पॉइंट है 0,5 और 10,0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज माई 10। तो दिस इज माई 10,0, 1 2 3 4 5, दिस इज माई 0,5। तो पहले इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरी लाइन बन गई। इन दोनों को ज्वाइन करा के हमने, ये मेरी लाइन हो गई। ठीक है बेटा, फिर सेकेंड लाइन देखो मेरी क्या होगी, 0,1। दूसरा कंस्ट्रेंट मेरा क्या है, 0 1 और 1 0 को ज्वाइन कराने पे बनता है ना। तो मैंने दूसरा कंस्ट्रेंट के लिए 0 1 और 1 0 प्लॉट कर लिया और इन दोनों को ज्वाइन करके भी एक लाइन बना ली। ठीक है बेटा, ये देखो 0 1 और 1 0 को ज्वाइन करके भी एक लाइन बना ली। ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये मेरा सेकेंड कंस्ट्रेंट है, मैंने इन पे लिख लिया। अब थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है, इधर देखो x2 लेस देन इक्वल टू 4। तो इसमें इक्वालिटी साइन लेंगे तो क्या बनेगा, x2 इक्वल टू 4। यानी कि मेरा x2 इक्वल टू 4 कौन सा होगा, यही वाला होगा लाइन। आपको पता है x2 इक्वल टू 4 विल बी पैरेलल टू x1 एक्सिस। तो ये लाइन आ गई मेरी x2 इक्वल टू 4 जो कि 0,4 से पास कर रही है। तो ये हो गया मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट। ठीक है बेटा, तीनों कंस्ट्रेंट ड्रॉ हो गए। अब हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा लेस का साइन था या ग्रेटर का था। तो देखो इस पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट पे आ जाओ। तो ये कंस्टेंट मेरा क्या है, 5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 50। आप क्या करो, इस इक्वेशन में x1 और x2 दोनों को 0 0 डाल दो। तो जब मैंने 0 डाला तो क्या आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 50। ये क्या है, ट्रू है। 0 लेस देन इक्वल टू 50 मेरा ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है टुवर्ड्स दी ओरिजिन। ठीक है, ट्रू का क्या मतलब होता है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो हमें क्या करना है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाना है। तो देखो बेटा मेरा पहला कंस्टेंट क्या था, यही वाली थी ना मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही। मैंने इस पे स्केल रख लिया फर्स्ट इक्वेशन पे। ठीक है, अब इस समय ओरिजिन देखो कहाँ पर है, ओरिजिन इस लाइन के नीचे है ना, और मुझे टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, नीचे की तरफ आ जाऊंगी इस लाइन से। तो ये मेरा रीजन शेड हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, क्योंकि हमारा x1 x2 ग्रेटर देन 0 है। आपका फिजिबल रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एलपीपी का। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का फिजिबल रीजन आ गया टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब सेकंड वाले कंस्टेंट पे आ जाओ। देखो इस पे x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें x1 और x2 दोनों को 0 0 डाल दो। तो मेरा क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 1। ये क्या है मेरा, फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन जाइए। ठीक है, फॉल्स का मतलब मुझे ओरिजिन से दूर जाना है। ठीक है, तो देखो मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट कहाँ था, यही था ना मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट। ओरिजिन कहाँ दिखाई दे रहा है इस समय, इस लाइन के, इस स्केल के नीचे दिख रहा है ना। तो मुझे तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन नहीं जाना, मुझे तो ऊपर की तरफ जाना है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, इस लाइन से ऊपर का रीजन शेड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन वाला पोर्शन सेकंड कंस्ट्रेंट से। ठीक है, अब थर्ड देखिए, थर्ड मेरा क्या है कंस्ट्रेंट, x2 लेस देन इक्वल टू 4। तो x2 इक्वल टू 4 कौन सी लाइन है मेरी, ये वाली लाइन है। तो मैंने इस पे स्केल रखा और x2 लेस देन इक्वल टू 4 है। आप x2 को 0 डालिए। ठीक है, मैंने यही बताया है कि जितने भी वेरिएबल है उनको 0 डाल दो। तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू है। ट्रू है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो बेटा ये है ओरिजिन। ठीक है ना, 0 0 वाला पॉइंट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो आप नीचे का रीजन शेड कर देंगे इस लाइन से। तो मेरा ये वाला रीजन शेड हो गया। तो आपको कॉमन फिजिबल रीजन तीनों से कौन सा वाला मिला। ठीक है, तो कौन सा रीजन बेटा शेड होके आपको मिला, मैं लिख देती हूँ, ये वाला शेड हो गया तीनों का कॉमन पोर्शन। सो दिस इज माई फिजिबल
रीजन। क्लियर? और आप क्या देख रहे हैं कि मेरा फिजिबल रीजन बाउंडेड आया है। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं से भी खुला नहीं है, तो मेरा बाउंडेड फिजिबल रीजन निकल कर आ गया। ठीक है, अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन हो तो आप कॉर्नर पॉइंट मेथड जो आप लोगों ने 11th-12th में सीखा है वही लगा लो, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं कॉर्नर पॉइंट मेथड सिखा देती हूँ, पर मैं दूसरा मेथड भी जरूर सिखाऊंगी। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में क्या करते हो बेटा आप, ये देखिए, आप पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो, ठीक है, और फिर वैल्यू ऑफ z निकालेंगे। तो z क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, देखो ये रहा x1 प्लस x2, तो मैं लिख दूंगी x1 प्लस x2। ठीक है बच्चों, अब जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट लिख दो। देखो a b c d e, जो ये फिजिबल रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए a b c d e। ठीक है, और इन कॉर्नर पॉइंट्स को आपने मार्क कर लिया, इनके पॉइंट लिख दिए। a के कोऑर्डिनेट 0 1, b के कोऑर्डिनेट 1 0, c के 10 0, d क्या है, देखो इधर बेटा d क्या है, d इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रेंट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी ये वाली और थर्ड था x2 इक्वल टू 4, तो x2 इक्वल टू 4 डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में और x1 को सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा, ये 10 4 40 आ जाएगा, 10 5 2, तो 2,4 मेरा पॉइंट आ गया। कैसे सॉल्व किया बेटा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दिया तो पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,4। नहीं तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, आप लोग तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे। और ई क्या है मेरा पॉइंट 0,4, तो हमने सारे कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब इन सब पे z की वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आएगी, z इक्वल टू 0 प्लस 1 जो आ गया 1, z इक्वल टू 1 प्लस 0 1, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 0। ठीक है, मैंने सीधा z इक्वल टू x1 प्लस x2 में ये पॉइंट्स डाल दिए। ठीक है बेटा, तो मेरे ये वैल्यूज आ गई। ठीक, अब देखेंगे कि क्वेश्चन मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है। देखो मेरा क्वेश्चन किसका है, मैक्सिमम का है, तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको उठा लो। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यही है, तो मेरा मैक्सिमम z क्या आ जाएगा 10। तो मैं सॉल्यूशन लिख दूंगी, मैक्सिमम z इक्वल टू 10 एट x1 इक्वल टू 10 एंड x2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये देखो इस पॉइंट के ऊपर ही आया ना मैक्सिमम, तो हमने मैक्सिमम ये लिख दिया। तो मेरा आंसर आ गया x1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 0 और मैक्सिमम z की वैल्यू आ गई 10। तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर मेरा मैक्सिमम z लाई करता है। आपको 2-3 प्रॉपर्टीज बताना चाहूंगी कि अगर बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा किसी कॉर्नर पॉइंट पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो चाहे मैक्सिमम का क्वेश्चन हो चाहे मिनिमम का क्वेश्चन हो, इट ऑलवेज लाइज एट द एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये आ गया मेरा मैक्सिमम z। अब मैंने इसी क्वेश्चन में आपको सेकेंड पार्ट दे दिया, ऑल्सो फाइंड मिनिमम z। इसी क्वेश्चन में मिनिमम z भी निकाल दो। ठीक है बच्चों, तो देखो मिनिमम z निकालना है तो क्या करोगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं आपके यहाँ पर जो आए हैं, इनमें देखो मिनिमम z की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप देख रहे हो कि ये 1 और ये 1, ये मेरे मिनिमम आ रहे हैं, तो ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, मिनिमम z। तो मैं क्या सॉल्यूशन लिखूंगी, मिनिमम z की वैल्यू है 1 और वो कहाँ कहाँ पर आई है, 2 पॉइंट्स पे आई है, देखो 0 1 पर और 1 0 पर, 2 पॉइंट्स पे आई है। तो अब एक और प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ यहाँ पे मैं, कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का या तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन होता है, या फिर प्रॉब्लम इनफिजिबल होगी तो नो सॉल्यूशन, या फिर आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि इसके 2 सॉल्यूशन है या 3 सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइटली मेनी है। मतलब जो ये मेरे 2 निकले हैं ना, 0 1 और 1 0, एक्चुअल में इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर जितने पॉइंट्स होंगे वो सब मेरा मिनिमम z दे रहे होंगे। ठीक है, तो देखो जरा ये कहां पर है, ये देखो मेरा 0 1 पॉइंट ये रहा और 1 0 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन होगी मेरी, जो मैंने पर्पल लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर मिनिमम z जो आएगा आपका 1 आएगा। तो मिनिमम z का सॉल्यूशन ये पूरी लाइन होगी। तो आप क्या लिखोगे, मिनिमम z इज लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 1 एंड 1 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम z पूछेंगे तो आप लिखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, मिनिमम z पूछेंगे तो आप लिखेंगे कि हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और वो क्या है, इस पूरी लाइन के ऊपर जितने पॉइंट है वो सारे मेरे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको सिखा दिया क्वेश्चन कॉर्नर पॉइंट मेथड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीखेंगे अपना अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो तो कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरा कैसे निकलेगा। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखो बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको फिर से। मेरा क्वेश्चन है मैक्सिमम z इक्वल टू x2 माइनस 3/4 ऑफ x1। ठीक है, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस हाफ x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों अगर आपको x1 x2 से दिक्कत होती है तो x1 को x ले लिया करो और x2 को y। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे, इनको हमने इक्वेशंस मान लेना। तो मेरा पहला कंस्टेंट है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0, तो मैंने 0 ले लिया, इसको ड्रॉ किया तो देखो x1 को 0 डाला तो x2 भी 0 आ गया, x1 को 1 डाला तो x2 भी मेरा 1 आ गया। ठीक है, सेकेंड कंस्टेंट पर आए, उसको हमने इक्वेशन माना तो मेरे पास ये आ गया। तो देखो x1 x2, x1 को मैंने x2 को मैंने 0 डाला तो x1 की वैल्यू आ गई -2 और x1 को 0 डाला तो x2 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है बच्चे, अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमने अपना स्केल ले लिया और हमने अपनी लाइनें ड्रॉ करी जैसे हमने ड्रॉ करना सीखा हुआ है। पहले तो एक्स वाई एक्सिस ही बनाते हैं। ठीक है, ये मेरी एक एक्सिस बन गई, ऐसे ही मैंने अपनी दूसरी एक्सिस भी बना ली। ठीक, ये मेरी दूसरी एक्सिस बन गई। राइट, अब इस पे हमने पॉइंट्स लिए अपने, देखो 0 0 मेरा ये पॉइंट है और 1 1 मेरा ये पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स वाली जो भी लाइन होती है, लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होती है। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, इस पे मैंने लिख लिया 1। अब सेकेंड कंस्ट्रेंट है 0, -2। तो 0, -2 मेरा क्या होगा, मैंने ऐसे लिया ना x1 को 0, नहीं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, x2 को 0 लिया है। ये पॉइंट मेरे गलत निकले हुए बेटा। x2 को मैंने, ये देखो x2 को मैंने 0 लिया तो x1 की वैल्यू आई है -2 और x1 को मैंने 0 लिया तो x2 की आई है 1। ठीक है, तो -2, 0 इज दिस पॉइंट, दिस इज माई -2, 0 और x1 0 है तो x2 को मैंने 1 लेना है, तो दैट इज माई दिस पॉइंट। सो आई एम ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स एंड गेट दी नेक्स्ट कंस्ट्रेंट। तो ये आ गया मेरा सेकेंड कंस्ट्रेंट। ठीक है बेटा, तो ये है मेरा सेकेंड कंस्ट्रेंट। अब देखेंगे शेडेड रीजन कौन सा है। तो देखो बेटा मेरा पहला कंस्ट्रेंट है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसमें x1 और x2 को 0 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो भी ट्रू है। अब 0 लेस देन 0 होता तो भी ट्रू होता, तो यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स वाला तरीका मेरा नहीं चल रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इधर देख लो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 है ना, तो आपको मैं एक साइड में छोटी सी बात बता देती हूँ। देखो x1 इक्वल टू x2 एक लाइन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है ना, यही वाली लाइन है x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अब इसमें x2 ग्रेटर देन x1 वाला रीजन होता है ऊपर वाला लाइन से, और x2 लेस देन x1 वाला रीजन होता है लाइन के नीचे वाला रीजन। ये बात याद रख लीजिए कि लाइन के ऊपर y एक्सिस बड़ी होती है और लाइन के नीचे x एक्सिस बड़ी होती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, मतलब y आपका छोटा है x से, तो कौन सा रीजन आएगा, नीचे का रीजन आएगा। तो ये जो मेरी लाइन थी फर्स्ट वाली, इससे नीचे की तरफ मूव करेंगे हम। ठीक है ना, तो ये वाला रीजन शेडेड हुआ इसके लिए, इस लाइन के लिए। ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा। अब देखते हैं सेकंड कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट मेरा क्या है, ये देखो ये वाला। अब इसमें x1 और x2 दोनों को 0 0 डालो तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 1, विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो देखो मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट कहाँ है, ये है मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट जिसपे मैंने स्केल रखा है। टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाना है, ओरिजिन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो मुझे इस लाइन से नीचे की तरफ जाना है, तो मैं इस लाइन से ऐसे नीचे की तरफ जाऊंगी। ठीक है, तो दोनों का कॉमन रीजन कौन से वाला आ गया, नीचे वाला पोर्शन आ गया। तो मैं इसको शेड कर दूंगी कि मेरा नीचे का रीजन जो ये वाला रीजन है
ये मेरा शेडेड रीजन, ठीक है। दिस इज माई फिजिबल रीजन, क्लियर है। अब देखो बेटा, फिजिबल रीजन अब की बार मेरा अनबाउंडेड आया क्योंकि उसको राइट साइड से बाउंड्री नहीं मिली, तो हम इसको बोलते हैं कि फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है। अब बेटा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड हो, तो मैंने लिखा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में बाउंडेड सॉल्यूशन हो या अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो, तो उसको देखने के लिए मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको सिखाऊंगी। देखो, अगर आपका बाउंडेड होता फिजिबल रीजन तो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाओ और आराम से आंसर निकाले, बट अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो ना तो आपका आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड ज्यादा अच्छा होता है, ये वाला मेथड, आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड। देखो इस मेथड को कैसे लगाते हैं ये ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या करना है आपको, आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठा लो। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इक्वल टू x2 माइनस 3/4 x1। इसको कोई भी वैल्यू z की देकर सॉल्व कर लो, क्योंकि ये हर एक वैल्यू ऑफ z के लिए ट्रू है। सपोज कर लो मैंने z को वैल्यू दे दी 0, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू x2 माइनस 3/4 x1, यानी कि x2 इक्वल टू 3/4 x1। तो ये क्या प्लॉट होगा मेरा, देखो x1 x2, x1 को 0 डाला तो x2 भी 0, और x1 को सपोज मैंने 4 डाल दिया तो x2 आ गया मेरा 3। इसको प्लॉट कीजिए, देखो ये कहां पर होगा, 0 0 ये रहा पॉइंट, और x1 है 4, तो 1 2 3 4, ये x1 4 है, x2 लेना है 3, तो 1 2 और 3, ये पॉइंट आएगा मेरा 4,3, ठीक है ना। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लो, ठीक है। तो मेरी लाइन कौन सी आ जाएगी, ये वाली, क्लियर है। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए, ये मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, मैंने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ये मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन बना ली, ठीक है बच्चों। ये मेरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर z इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अच्छा तरीका मेरा क्या है। देखो बेटा, आप ना क्वेश्चन में ही दोबारा से देखो, ये जो लिखा हुआ है x2 माइनस 3/4 x1, इसमें से x1 का कोफिशिएंट उठाओ, क्या है -3/4, और x2 का कोफिशिएंट उठाओ, क्या है 1, ठीक है, उठा लिया। इस पॉइंट को भी प्लॉट कर लो, -3/4 और 1, -3/4 इज 0.75, -0.75 इज समवेयर हेयर, और इस पे 1 की वैल्यू हो गई आपकी, क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका -3/4, 1, दिस पॉइंट इज -3/4, 1। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को ना ओरिजिन से अटैच कर दो, ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, और इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इसको नाम रख दो सी वेक्टर, मतलब कॉस्ट वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर आपको क्या बताएगा, देखो बेटा यहाँ पे मेन आपने ध्यान से सुनना है कि अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमम z का है, ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें समझा देती हूँ। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम z का हो तो अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, जिसको हम बोलते हैं आइसो प्रॉफिट लाइन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन इज टू बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ सी कैप, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो आप अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को डायरेक्शन ऑफ सी कैप में मूव करेंगे, और अगर क्वेश्चन मिनिमम z का है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन जो आपने ड्रॉ करी है ये पर्पल कलर से, इसको मूव करते हैं, इज टू बी मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ -c वेक्टर, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है मैक्सिमम का, तो मेरी सी कैप की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो मैं अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को सी कैप की डायरेक्शन में मूव करूंगी। इसका क्या मीनिंग है, देखो मैं ले आती हूँ अपना स्केल दोबारा से ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन के ऊपर, ये है मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को आप सी कैप के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे ही करेंगे ना, ऊपर की तरफ जो ही मूव करेंगे ना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही मूव कराएं, देखो मैंने अपना स्केल यहाँ रखा, बिल्कुल पैरेलल मूव कराओ। कब तक मूव कराओ, जब तक कि आप फिजिबल रीजन से बाहर ना हो जाओ। तो देखो मैंने मूव कराया, तो मैं इसको ऐसे ऐसे मूव कराया, तो यहाँ ये देखा आपने, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे मैं फिजिबल रीजन से बाहर हो गई। देखो बेटा एक यही पॉइंट बचा है फिजिबल रीजन से बाहर होने के लिए। देखो अगर मैंने इसको मूव कराया तो मैं इस पॉइंट को, रेड पॉइंट को क्रॉस कर जाऊंगी यहाँ पर, तो इसके बाद मैं फिजिबल रीजन से बाहर हो जाती हूँ, ठीक है।
तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये मेरा क्या होगा, मैक्सिमम z का पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा रिकॉल करा रही हूँ। आपने पहले कंस्ट्रेंट्स ड्रॉ कर लिए, फिजिबल रीजन निकाल लिया, उसके बाद z की कोई भी वैल्यू लेके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन में आएंगे और सी वेक्टर लिखेंगे। सी वेक्टर कैसे लिखना है, आपको सीधा कोफिशिएंट लिखना है x1 और x2 का, जो कि आपका गिवन क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दे रखा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से x1 और x2 के कोफिशिएंट उठा लो और उस पॉइंट को प्लॉट कर लो, जो कि मेरा पॉइंट था -3/4, जो कि मेरा ये पॉइंट था, और उसको ओरिजिन से अटैच कर दो। ठीक है, ओरिजिन से ज्वाइन करके वो लाइन एक्सटेंड कर लो, वो लाइन हो गई सी वेक्टर। आपका अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन है तो अपना स्केल रखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन के ऊपर, जो आपकी ये पर्पल लाइन आई थी, और इसको सी कैप की डायरेक्शन में मूव करिए जब तक कि आप फिजिबल रीजन से बाहर ना हो जाए। तो आप देखिए मैं यहाँ पे आने के बाद फिजिबल रीजन से बाहर हो गई, तो मेरा मैक्सिमम लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट क्या है, मेरा दोनों ब्लैक लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि मेरे दोनों गिवन कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को अब आपस में सॉल्व कर दूंगी। तो मेरे क्या थे, एक्स दोनों कंस्ट्रेंट्स क्या थे, यही थे, -1/2 x1 + x2 = 1। इनको आपस में सॉल्व कीजिए। देखो x1 की जगह x2 डाल दिया मैंने, तो क्या आ गया मेरे पास, ये तो ये हो गया ½ x2 = 1। तो x2 की वैल्यू आ गई 2 और x1 की भी आ गई 2। तो x1 x2 आ गए 2, 2। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे, 2, 2। तो मैं क्या लिखूंगी फाइनल आंसर, मैक्सिमम z इज एट x1 = 2 एंड x2 = 2। और उसकी वैल्यू क्या है, देखो गिवन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कोई भी दे रखा है आपको, x2 - 3/4 x1, इसमें वैल्यू डाल दिए। x2 - 3/4 x1 में वैल्यू डाल दो। देखो 2 - 3/4 × 2, तो ये क्या आ गया, 2 - 3/2 यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, मैक्सिमम z = 1/2 एट x1 = 2 एंड x2 = 2। तो ये मेरा आंसर आ गया बेटा, मैक्सिमम z। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे सेकंड पार्ट पूछ लिया आपका, ऑल्सो फाइंड मिनिमम z = x2 - 3/4 x1 इन दिस क्वेश्चन, x2 - 3/4 x1 इन दिस क्वेश्चन। मैंने आपसे मिनिमम भी पूछ लिया। तो अगर मिनिमम का क्वेश्चन है, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिनिमाइजेशन, तो मैंने आपको क्या बताया है, मूव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ -c, यही बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ -c। तो देखो -c की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो इधर, यहाँ पे आ गए ग्राफ पे। अब मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ। ये देखो -c कहाँ है, देखो c अगर ऊपर है ना तो -c बिल्कुल नीचे होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। अगर c ऊपर है तो -c नीचे है। अब मुझे अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन -c की डायरेक्शन में मूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना स्केल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन जो पर्पल कलर की थी, इसके ऊपर हमने अपना स्केल रख लिया और इसको -c की डायरेक्शन में मूव किया, मतलब नीचे की तरफ मूव करो। देखो मैं इसको नीचे मूव करूंगी तो ऐसे मूव करूंगी, देखो मैं मूव करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। मैं तो कभी, आप देख रहे हो, हम पूरा का पूरा ये तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो मेरा मिनिमम z क्या हुआ, आपका इन्फिनिटी पे लाई कर गया। मतलब हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का, मिनिमम z कहाँ पर क्या है, अनबाउंडेड। तो सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड हो गया और फिजिबल रीजन भी अनबाउंडेड हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो आपको -c की लाइन में मूव करना है। तो आप अपना स्केल जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन पे रखिए और उसको -c की डायरेक्शन में मूव कीजिए। -c का है नीचे की तरफ, तो आपने नीचे की तरफ मूव कराना शुरू किया। तो आप देखो, आप इसको मूव कराते ही चले जाओगे, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा ना। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। आप कभी भी फिजिबल रीजन से बाहर नहीं हो पाएंगे। आपको लाइन तब तक मूव करानी होती है जब तक आप फिजिबल रीजन से बाहर ना हो जाए। तो हम तो फिजिबल रीजन से कभी बाहर ही नहीं होंगे, ये चलता जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सॉल्यूशन इज ऑल्सो अनबाउंडेड। तो मैंने यहां लिख दिया कि फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन जो है अनबाउंडेड आ गया, सॉल्यूशन इज ऑल्सो अनबाउंडेड। तो बेटा मैंने आपको
एक ही क्वेश्चन में दिखा दिया कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड हो तो मैक्सिमम का क्वेश्चन था, तो मेरा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में बाउंडेड सॉल्यूशन निकल कर आया, और मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था तो मेरा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड निकल कर आ गया। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों बातें इकट्ठी समझा दी। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम अपना, एक न्यू पेज ले लेते हैं। राइट, तो मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आपको एक क्वेश्चन इनफिजिबिलिटी का भी मुझे कराना है अभी, तो अभी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है हमारे पास। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इनफिजिबिलिटी का देख लेते हैं पहले एक बारी। ठीक, तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 माइनस 2x2 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 2x2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आप एक पहली इक्वेशन को इक्वल टू साइन लिया तो मेरा बन गया x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो आपको पता है 0 1 और 1 0 पॉइंट आ गए। फिर दूसरी इक्वेशन है 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो आपने पहले इक्वल टू 4 ले लिया। ठीक है, तो लीजिए पॉइंट, x1 को 0 डाला तो x2 की वैल्यू आ गई 2, x2 को 0 डाला तो x1 की वैल्यू आ गई 2। ये काम, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x2 को 0 डाला तो ये आ गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर अपनी एक्सिस चूज करेंगे। ठीक है ना, यही है, तो मेरी इक्वेशन ये आ गई, और एक बारी मैंने इसको लिया तो मेरा आ गया ये। ठीक है, ये मेरी x2 एक्सिस है और ये मेरी x1 एक्सिस है। तो ये दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं बेटा, पहले 0 1 और 1 0। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना ली हमने। ठीक, तो ये मेरी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन आ गई, ये मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। फिर पॉइंट है 0 2 और 2 0, इन दोनों को भी ज्वाइन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए मेरे ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब मुझे फिजिबल रीजन देखना है, तो पहले फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट पे आ जाओ। देखो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 है। क्या सिखाया मैंने आपको, x1 x2 दोनों को 0 0 डाल दो, तो मेरा आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 1, विच इज ट्रू। ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएंगे। तो देखो बेटा, मेरा फर्स्ट लाइन थी ये वाली, मैंने इस पे अपना स्केल रखा, ओरिजिन को देखा कि कहाँ है। आपने देखा ओरिजिन जो है मेरा ये रहा, इस समय नीचे की तरफ है, तो मैं इस लाइन से नीचे का रीजन शेड कर दूंगी। ठीक है ना, इस लाइन से नीचे जाना है, रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट में आए, देखो ये वाला सेकंड कंस्ट्रेंट में आपने x1 x2 को 0 0 डाला, तो मेरा आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये है फॉल्स। सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया फॉल्स। फॉल्स है तो आपको क्या करना है, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाना है। तो देखो सेकंड कंस्ट्रेंट कहाँ है मेरा, ये रहा। ओरिजिन कहाँ है, नीचे की तरफ, आपको जाना है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो आप कहाँ जाओगे, ऊपर की तरफ जाओगे इससे, तो आपका ये रीजन आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि दोनों का कोई भी कॉमन फिजिबल रीजन नहीं आ रहा, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं इनफिजिबल। जब कोई फिजिबल रीजन ना मिले तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, फिजिबल रीजन ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, इनफिजिबल रीजन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये इनफिजिबल का था। अभी मैं आपको आइसोप्रॉफिट की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा देती हूँ बेटा। ठीक है, तो देखिए आइसोप्रॉफिट का हम और एक आधा क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब बच्चों को। ठीक है, तो मैं लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम z इक्वल टू x1 प्लस x2
और 3x1 प्लस x2 सॉरी 3x1 माइनस x2, 3x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू -3, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। लिखते हैं अभी, सॉरी, ठीक है। और थर्ड है मेरा, एक इसको ठीक कर दूं बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0, और थर्ड है मेरा x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया, राइट। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट पे आ गए, 3x1 माइनस x2 इक्वल टू -3, इक्वेशन लेते हैं पहले। फिर मैंने x1 और x2 को वैल्यूज दी, देखो x1 को 0 दिया तो x2 3 आ गया, x2 को 0 लिया तो x1 आ गया -1। फिर मेरा है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन बनाऊंगी तो देखो मैंने x1 को 0 लिया, x2 आ गया 0, और x2 को मैंने ले लिया सपोज 1, x2 1 लिया तो x1 भी आ गया 1, ठीक है। पहले इन्हें हम प्लॉट कर लेते हैं, तो पहले हम अपना रूलर ले लेते हैं और अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये सेकेंड लाइन हो गई। तो ये हो गया मेरा x2 और ये है मेरा x1, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट है 0,3, तो x1 है 0, x2 है 3, 1 2 2 और ये आ गया 3, तो 0,3। फिर है मेरे पास x1 है -1 और x2 है 0, तो ये पॉइंट आ गए। तो इन दोनों को हमने लाइन से ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, इन दोनों को लेना है। तो ये देखिए सेकंड लाइन आ गई मेरी ये वाली, तो दिस इज माय सेकंड लाइन, तो इसको मैंने लिख दिया सेकंड कंस्ट्रेंट और वो हो गया मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब मुझे क्या देखना है, शेडेड रीजन, तो इस पे आ जाइए, देखो पहले वाले पे x1 x2 दोनों को 0 0 डालो, तो x1 और x2 दोनों को 0 डाला तो मेरा आ गया 0 लेस देन इक्वल टू -3। ये क्या है मेरा फॉल्स, फॉल्स का क्या मतलब होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो आप कहाँ जाएंगे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएंगे। तो फर्स्ट कंस्टेंट कहाँ था मेरा, ये था। देखो ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ पर है, इस साइड पर। तो मुझे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाना है, तो इस स्केल को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, तो ये रीजन होगा मेरा शेड, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है बेटा, जो मैं स्केल से मूव करके दिखा रही हूँ। ओरिजिन से दूर जाइए, तो यहाँ पर जाएंगे आप, ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन का पोर्शन आया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन मेरी क्या है, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 है आपके पास, तो इसका क्या मतलब हुआ, x1 लेस देन इक्वल टू x2। तो ये क्या हो गया मेरा, मैंने बताया आपको, अगर y एक्सिस बड़ी हो तो ऊपर की तरफ शेड कीजिए, y एक्सिस छोटी हो तो नीचे की तरफ। तो ये देखो मेरा रीजन क्या है, यही है ना, ठीक है। ये थी ना मेरी x इक्वल टू वाई वाली या x1 इक्वल टू x2 वाली लाइन। तो मुझे क्या करना है, मेरी y एक्सिस बड़ी आ रही है, मतलब x2 एक्सिस बड़ी आ रही है, तो ऊपर की तरफ शेड करना है। तो इस लाइन का ऊपर वाला पोर्शन शेड हो गया ये सारा, ठीक है। तो ये सारा शेड हुआ ऊपर तक का हिस्सा, तो कौन सा कॉमन पोर्शन आ गया मेरे पास, फिजिबल रीजन, ये वाला रीजन आ गया मेरा फिजिबल रीजन। सो दिस इज माई फिजिबल रीजन, ठीक है। अब ये फिजिबल रीजन फिर से अनबाउंडेड है, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरे पास कुछ नहीं है लिखने के लिए, ठीक है, ऊपर की तरफ से बाउंड्री नहीं है, तो ये फिजिबल रीजन फिर से अनबाउंडेड आ गया। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो मुझे फिर देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो मेरा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट मेथड तो लग नहीं रहा, तो हम फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो कैसे देखें कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा मेरा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड है कि आपका किसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या सीखा था कि पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, x1 प्लस x2। इस x1 प्लस x2 को कोई भी वैल्यू ले लो z की और सॉल्व कर लो। सपोज कर लो मैंने x1 प्लस x2 की वैल्यू ले ली 1 1, तो इसको जब प्लॉट करूंगी तो क्या पॉइंट मिलेंगे, 0 1 1 0, तो ये पॉइंट होंगे मेरे ये दोनों। तो ये दोनों मेरे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन बना ली, ठीक है। ये मेरी हो गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, इसी लाइन को आइसोप्रोफिट लाइन भी बोलते हैं। तो ये है मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन फॉर z इक्वल टू 1। अब क्या करो बेटे, पहले तो ना इस लाइन को मूव करा के ना
एक बारी फिजिबल रीजन में ले जाओ। देखो ये फॉर सम वैल्यू ऑफ जेड है, किसी और वैल्यू ऑफ जेड पे ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ऐसे ही होती जाएगी ना। तो पहले फिजिबल रीजन में जरूर ले जाओ, फिर देखेंगे कि लाइन को ऊपर मूव कराना है कि नीचे कराना है। ठीक है, तो ये भी मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन आ गई फॉर सम z इक्वल टू z1। ठीक है, चाहे मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने पैरेलल मूव करा के देख लिया। अब मुझे ये देखना है कि मेरा c वेक्टर कहाँ पर है। तो कैसे देखेंगे, ये देखो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास, ये जिसको मैं येलो कलर से कर रही हूँ, इसमें से x1 और x2 के कोफिशिएंट उठा लो। x1 का कोफिशिएंट 1 और x2 का कोफिशिएंट 1। तो मेरा c वेक्टर क्या बन गया, मेरा c वेक्टर क्या बन गया 1, 1। इसको प्लॉट करो कहाँ पर है। तो देखो मेरा 1, 1 ये पॉइंट है, और इसको क्या करते हैं, ये मेरा c वेक्टर का पॉइंट है 1, 1। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लो। तो मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये पॉइंट लाइन आ गई। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हो आप, ये मेरी लाइन आ गई। तो ये लाइन मेरी किसकी है, c वेक्टर की लाइन है। इससे मुझे क्या पता चला कि मेरे को अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन अब कहाँ मूव करनी है। तो मैं कैसे देखूंगी, क्वेश्चन देखो मैक्सिमम का है कि मिनिमम का है। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम का है तो c वेक्टर की लाइन में मूव करना है, और अगर क्वेश्चन मिनिमम का है तो माइनस c वेक्टर में मूव करना है। तो बेटा अपना स्केल जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन पे रख लो, जो कि फिजिबल रीजन में है, और c वेक्टर की लाइन में मूव करो। c वेक्टर कहाँ पर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस स्केल को ऊपर की तरफ मूव करते रहो जब तक कि आप फिजिबल रीजन से बाहर ना हो जाए। तो देखो जैसे मैं मूव कर रही हूँ, ये देखिए ये स्केल में जैसे जैसे मूव कर रही हूँ, ऐसे ऐसे मूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप देख रहे हो आप कभी भी फिजिबल रीजन से बाहर नहीं होगे, आप यूं ही चलती चली जाएगी ये लाइन, कभी भी आप फिजिबल रीजन से बाहर नहीं होगे। तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम z इज इन्फिनिटी, यानी कि सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड है। तो हम अपना आंसर क्या लिख देंगे, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड सॉल्यूशन इज ऑल्सो अनबाउंडेड। ठीक है बेटा, तो ये निकल आया सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड। क्लियर है। अब मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको दे रही हूँ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि मिनिमम z निकालो। ठीक है, मिनिमम z x1 प्लस x2 इन दिस क्वेश्चन निकालो। ठीक है, तो देखो बेटा कंस्ट्रेंट सेम है तो फिजिबल रीजन सेम है। ठीक है ना, फर्क किस पे आएगा, c वेक्टर भी बिल्कुल सेम रहेगा आपका। c वेक्टर फिर से x1 x2 के कोफिशिएंटों के 1, 1 ही आएगा। अब क्वेश्चन है मिनिमम का। क्वेश्चन मिनिमम का हो तो हमें मूव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, मूव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस c वेक्टर। तो देखो कहाँ पे मूव करेंगे, ये देखो मेरा c वेक्टर कहाँ था, ये था, यही है ना मेरा c वेक्टर। इसको माइनस c के अंदर मूव करना है, इसका मतलब नीचे की तरफ। ये है माइनस c। ठीक है, नीचे की तरफ माइनस c होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन कहाँ मूव करनी है, नीचे की तरफ। तो अब आप देखो अपना स्केल जो है इसके ऊपर रख लो, अपना स्केल जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन पे रखो जो कि फिजिबल रीजन में थी, और इसको माइनस c की डायरेक्शन में मूव करो, मतलब नीचे की तरफ मूव करो। तो देखो मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रही हूँ। इसको नीचे की तरफ तब तक मूव करिए जब तक कि आप फिजिबल रीजन से बाहर ना हो जाए। तो देखो मैं यहाँ पर आकर फिजिबल रीजन से बाहर होंगी, क्योंकि मेरा शेडेड पोर्शन यहाँ खत्म हो रहा है। किस पॉइंट पे मैं बाहर हुई हूँ, 0,3 पॉइंट पर। तो मेरा मिनिमम कहाँ लाई करेगा, 0,3 के ऊपर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, मैंने अपना स्केल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन पे रखा और इसको माइनस c की डायरेक्शन में मूव किया। माइनस c नीचे की तरफ है तो मैं नीचे की तरफ आई, ऐसे करके मूव करेंगे स्केल को हम बिल्कुल पैरेलली। तो इस पॉइंट पर मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बाहर हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा रेड पोर्शन जो है शेडेड वो यहाँ खत्म हो रहा है। तो मेरा मिनिमम z कहाँ लाई करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। दिस पॉइंट इज माई मिनिमम z। तो आपने देखा मैं सॉल्यूशन क्या लिखूंगी, मिनिमम z लाइज एट 0,3, और वैल्यू क्या होगी मिनिमम z की, क्वेश्चन में वैल्यू डाल दो। मेरा क्वेश्चन था x1 प्लस x2, इसमें डाल दो x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 3, तो 3 आ गया। तो मेरा मिनिमम z होगा 3 एट द पॉइंट 0,3, और अगर मैक्सिमम z कोई पूछेगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो सॉल्यूशन बाउंडेड आता है, और कैसे सॉल्यूशन अनबाउंडेड आता है। इसकी बेटा बहुत अच्छे से आप सब बच्चे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है,
इसके इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आइसोप्रोफिट लाइन मेथड की। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूँगी, इसका आप ग्राफ बना के रखना। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना। मैक्सिमम z इक्वल टू 2x2 माइनस x1, कंस्ट्रेंट है आपके x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और 0.5 x माइनस के साथ x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, मैंने सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर दिए हैं, हर केस को कवर कर दिया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप करके रखना जल्दी, और इसके अंदर भी आप ऑल्सो फाइंड मिनिमम z इन दिस क्वेश्चन। इसी सेम क्वेश्चन में मिनिमम z भी फाइंड कर लेना, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं इसे बोलते हैं आप कि किस तरीके से आप उसका आंसर निकालते हैं, आइसोप्रोफिट लाइन से आंसर निकालते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखिएगा कि फिजिबल रीजन जो है एक सिंगल पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं उसका क्वेश्चन भी दे देती हूँ आपको, ये भी एक बार आप ट्राई कर लेना। इसमें फिजिबल रीजन ना एक सिंगल पॉइंट आ रहा होगा, ठीक, करके देखना। तो ये नहीं सोचना कि सिंगल पॉइंट है तो फिजिबल रीजन नहीं बनेगा। ठीक है, फिजिबल रीजन हमेशा बड़ा सा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिजिबल रीजन एक सिंगल पॉइंट भी आ जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके रखना। ठीक है, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना। ठीक, चलिए बच्चों, आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर हेयर। आप लोगों ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ये देखो, आपने लेना है तो ले लीजिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। मैंने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों, ये लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप कर रही हूँ। प्रैक्टिस करते जाइए, कोई भी बुक ले लेना आप ऑपरेशंस रिसर्च की, और उसके अंदर इन क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हो सारे सॉल्व कीजिए जब तक कि आपको परफेक्शन ना आ जाए। कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो मुझे मेल कर देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगी आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।